अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप बख़ैर वाफ़ियत होंगे। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में हमने पिछली वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट्स लर्न किए, जिसमें इनपुट और आउटपुट टैक्स और कंप्यूटेशन ऑफ सेल टैक्स था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। सप्लाई बहुत इम्पॉर्टेंट है सेल टैक्स में, क्योंकि इसमें जब आप वैल्यू डिटरमिन करते हैं तो यू शुड नो कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं और इसको कैसे टैक्स किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो डेफिनेशन है सप्लाई की उसको देखते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 33 में सप्लाई की डेफिनेशन है, जिसमें लिखा हुआ है कि सप्लाई मीन्स अ सेल और अदर ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स to dispose of good as owner, including such sale or transfer under a hire purchase agreement। यानी कि सप्लाई का मतलब है सेल या ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स, यानी कि आपकी सेल या राइट टू डिस्पोज ऑफ एज एन ओनर आपके पास अगर है और आपने राइट ट्रांसफ़र किया है, इंक्लूडिंग सच सेल और ट्रांसफ़र अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट। तो अगर हायर परचेज एग्रीमेंट है तो उसके अंडर भी जो ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स होगी वो सेल कहलाएगी। और उसमें जो चीज़ें शामिल हैं वो हम देख लेते हैं। नंबर 1, पुटिंग टू प्राइवेट बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज़ ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन द कोर्स ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी फॉर पर्पज़ अदर देन दोज ऑफ मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। तो इसमें आप प्राइवेट बिज़नेस या नॉन बिज़नेस यूज़ के लिए गुड्स को अगर आप यूज़ करते हैं, और यानी कि ऊपर हमने देखा कि सेल यानी कि एक्चुअल ट्रांसफ़र या एक्चुअल सेल ऑफ गुड्स, और यहाँ पे यह है कि जी यूज़ सेल्फ प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अगर हैं तो उनको अपनी टैक्सेबल एक्टिविटी के दौरान उनको यूज़ में लाना, चाहे वो प्राइवेट यूज़ में या बिज़नेस यूज़ में या नॉन बिज़नेस यूज़ में लेके आना, इसको भी सप्लाई कहेंगे। सेकंड, ऑक्शन और डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ डेट ओड बाय अ पर्सन। तो ऑक्शन भी सप्लाई में आएगा, यानी कि नीलामी जो होती है वो भी सप्लाई में आएगी। या डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ डेट, किसी का लोन उतारने के लिए गुड्स सप्लाई कर दी अगर आपने, तो वो भी सेल में आएंगी। नंबर 3 में है पोजीशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स हेल्ड इमीडिएटली बिफोर अ पर्सन सीजेस टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो गुड्स जो किसी भी पर्सन के पास मौजूद हैं, उसकी पोजीशन में हैं जब तक वो रजिस्टर्ड पर्सन है, और इमीडिएटली बिफोर अ पर्सन सीजेस टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर कोई शख्स रजिस्टर्ड पर्सन नहीं रहा तो उसकी डी रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर्ड पर्सन ना होने के वक्त जो गुड्स उसकी पोजीशन में है वो भी उसकी सप्लाई में आएंगी। और चौथी चीज़ जो है, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, the transfer or delivery of such goods to the owner or to a person nominated by him। तो अगर आप किसी और की बिहाफ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं गुड्स की, तो आप जब ओनर को गुड्स वो वाली गुड्स देंगे या उसके कहने पे किसी उसके नॉमिनेटेड बंदे को आप देंगे, तो वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में आएंगी। अच्छा, इसमें कुछ प्रोविजंस हैं जी, प्रोवाइजर्स हैं। नंबर 1 तो कहते हैं प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ द फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज may by notification the official gazette specify such other transactions which shall or shall not constitute supply। तो इस डेफिनेशन में एडिशंस या रिडक्शंस जो हैं वो बोर्ड कर सकता है विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर की अप्रूवल से। देन वैल्यू ऑफ सप्लाई, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसकी डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 46। उसमें कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई मींस नंबर 1, इन रेस्पेक्ट ऑफ अ टैक्सेबल सप्लाई द कंसिडरेशन एंड मनी इंक्लूडिंग ऑल फेडरल एंड प्रोविंशियल ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस इफ़ एनी विच द सप्लायर रिसीव्स फ्रॉम द रेसिपिएंट फॉर दैट सप्लाई बट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स।
तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में फर्स्ट थिंग जो है वो ये है कि अगर सप्लाई की सूरत है और वो उसकी कोई वैल्यूएशन हुई है, यानी मनी उसकी कंसिडरेशन जो है वो अगर कोई है तो उसकी जो प्राइस तय हुई प्लस फेडरल एंड प्रोविंशियल ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, किसी किस्म के जो टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ हैं और वो शामिल करके, लेकिन सेल टैक्स उसमें शामिल नहीं होगा। सेल टैक्स के अलावा बाकी तमाम टैक्सेस शामिल करके जो उसकी वैल्यू बनेगी, दैट विल बी known as value of supply. Next, provided that in case the consideration for supply is in kind or partly in kind and partly in money, the value of the supply shall mean the open market price of the supply excluding the amount of tax. तो अगर मनी की बजाय वो काइंड में उसकी पेमेंट हुई है या पार्टली काइंड में हुई है और पार्टली मनी में हुई है, तो फिर उसकी जो ओपन मार्केट प्राइस होगी और उसमें से सेल टैक्स सिर्फ निकाल के वो वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर की जाएगी। और सेकंड इसमें इन केस ऑफ सप्लाई एंड इन केस द सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर एसोसिएटेड पर्सन्स एंड द सप्लाई इज़ मेड फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर अ कंसिडरेशन विच इज़ लोअर देन ओपन मार्केट प्राइस। अगर सप्लायर और रेसिपिएंट जो हैं वो एसोसिएटेड कंपनीज हैं, एसोसिएटेड पर्सन्स हैं और उसको वो फ्री ऑफ कॉस्ट या मार्केट प्राइस से लोअर प्राइस पे उसको सप्लाई हुई हैं, तो फिर ओपन मार्केट प्राइस कंसिडर होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई में, उसमें से सेल टैक्स माइनस करेंगे, यानी कि ओपन मार्केट प्राइस वट एवर इज़ द ओपन मार्केट प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट माइनस द वैल्यू ऑफ सेल्स टैक्स, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। थर्ड केस है कि इन केस ऑफ अ टैक्सेबल सप्लाई इज़ मेड टू अ कंज्यूमर फ्रॉम जनरल पब्लिक ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस ऑन अ प्राइस इंक्लूसिव ऑफ मार्कअप और सरचार्ज rendering it higher than open market price, the value of supply shall mean the open market price of the supply excluding the amount of tax। तो अगर इंस्टॉलमेंट पे आपने किसी को कोई प्रोडक्ट सप्लाई की है और उसमें इंटरेस्ट भी शामिल है और मार्कअप या इंटरेस्ट या किसी किस्म का सरचार्ज या प्रॉफिट, तो उसकी जो ओपन मार्केट प्राइस होगी वो कंसिडर की जाएगी इसकी वैल्यू लेस द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स। ठीक है, तो तीनों सूरतों में आपने देखा कि मार्केट प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ सेल टैक्स जो है वो कंसिडर की जाएगी एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। देन इसका बी है जी, इन केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट्स द डिस्काउंट प्राइस एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। अगर ट्रेड डिस्काउंट दिए गए हैं तो डिस्काउंटेड प्राइस जो होगी वो वैल्यू ऑफ टैक्स होगी, उसमें से सेल टैक्स आप माइनस करेंगे। ठीक है, सेम इसमें भी सिनेरियो ये है कि जो उसकी डिस्काउंटेड प्राइस है उसमें से आप अमाउंट ऑफ सेल टैक्स माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। इसमें प्रोवाइजो भी है, प्रोवाइडेड द टैक्स इनवॉइस शोज द डिस्काउंटेड प्राइस एंड द रिलेटेड टैक्स एंड द डिस्काउंट अलाउड इन कंफर्मिटी विद द नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस। लेकिन जो आपकी टैक्स इनवॉइस है उसमें डिस्काउंटेड प्राइस भी मेंशन होनी चाहिए और उस पर टैक्स क्या अप्लाई हुआ वो भी होना चाहिए, और डिस्काउंट अलाउड जो है वो नॉर्मल बिज़नेस प्रैक्टिस में होना चाहिए। यानी ये नहीं है कि उस बिज़नेस सेक्टर के अंदर इतना डिस्काउंट नहीं दिया जाता और आप दे रहे हैं जस्ट टू अवॉइड टैक्सेस, तो अदरवाइज़ जो है वो आप अपनी डिस्काउंटेड प्राइस में से सेल टैक्स माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगी। नेक्स्ट केस है जी, इन केस वेयर एनी स्पेशल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इन केस where for any special nature of transaction it is difficult to ascertain the value of supply, the open market price। समटाइम कोई ऐसी स्पेशल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमिन करना मुश्किल होता है, तो इन दैट केस ओपन मार्केट प्राइस जो होगी वो कंसिडर की जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट है जी, इन केस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स एक्सक्लूडिंग दोज एज स्पेसिफाइड इन द थर्ड स्केड्यूल, द वैल्यू डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कस्टम्स एक्ट इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी
levied thereon। तो अगर इम्पोर्टेड गुड्स हैं थर्ड शेड्यूल के अलावा जो गुड्स हैं तो उनकी वैल्यू सेक्शन 25 ऑफ द कस्टम एक्ट में जो दी गई हैं उसके मुताबिक जो वैल्यू इंपोर्ट स्टेज पे डिटरमिन हुई है और उसमें शामिल होनी चाहिए आपकी कस्टम ड्यूटीज़ और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या फेडरल एक्साइज ड्यूटी उसके ऊपर जो लगी है, बट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स। नेक्स्ट है जी, इन केस वेयर देयर इज़ अ सफिशिएंट रीज़न टू बिलीव दैट द वैल्यू ऑफ द सप्लाई हैज़ नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस, द वैल्यू डिटरमिन्ड बाय द वैल्यूएशन कमेटी comprising representatives of the trade and the inland revenue constituted by the commissioner। और अगर ये सफिशिएंट रीज़न है आपके पास कि वैल्यू ऑफ सप्लाई सही तरीके से कैलकुलेट नहीं की गई, डिक्लेयर नहीं की गई इनवॉइस में या अंडर इनवॉइसिंग हुई है, द वैल्यू डिटरमिन्ड बाय द वैल्यूएशन कमेटी, तो उसमें जो वैल्यूएशन कमेटी होगी वो फैसला करेगी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। और उस कमेटी में शामिल होंगे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ट्रेड, जो आपके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या लीडर्स हैं या जो कमेटी मेंबर्स हैं, एंड द इनलैंड रेवेन्यू और टैक्स डिपार्टमेंट का जो इनलैंड रेवेन्यू है, इन दोनों की एक कमेटी बनी होगी और ये कंस्टिट्यूट करेगा कमिश्नर। तो ये कमेटी डिसाइड करेगी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। Then next is in case of manufacture of the goods belonging to another person, actual consideration received by the manufacturer for value addition carried out in relation to such goods। अगर मैन्युफैक्चरिंग है, ख़ुद प्रोड्यूस की गई हैं गुड्स और वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि वो किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी है, उसके लिए प्रोडक्शन की गई है, तो उसमें जो प्रोडक्शन के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव्ड हुई है मैन्युफैक्चरर को, वो दैट विल बी कंसिडर्ड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई with reference to retail tax, the price of taxable goods excluding the amount of retail tax which a supplier will charge at the time of making taxable supply by him, or such other price as board may by a notification in the official gazette specify। अगर टैक्सेबल सप्लाई रिटेलर के केस में टैक्सेबल सप्लाईज की गई हैं तो गुड्स की जो वैल्यू, जो प्राइस डिटरमिन की गई, जो सेल प्राइस है उसकी माइनस अमाउंट ऑफ द रिटेल टैक्स, जो रिटेल टैक्स है या सेल टैक्स, उसमें चूँकि उस सिनेरियो में डिफरेंट रेट्स होते हैं और डिफरेंट मोड ऑफ चार्जिंग द सेल टैक्स होता है, तो उस सूरत में जो वैल्यू चार्ज की गई है लेस द रिटेल टैक्स विच अ सप्लायर विल चार्ज एट द टाइम ऑफ मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, तो सप्लायर ने जो चार्ज किया है अपने कस्टमर को एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ सप्लाई, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इन केस ऑफ supply of electricity by independent power producers or WAPDA, the amount received on account of energy purchase price only, the amount received on account of capacity purchase price, energy purchase price premium, excess bonus, supplemental charges etc. shall not be included in the value of supply। तो पावर प्रोड्यूसर्स जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स भी हैं और वापडा भी इसमें शामिल है और वापडा की सब्सिडीज़ भी इसमें शामिल होंगी, जो एनर्जी परचेज प्राइस के अगेंस्ट अमाउंट रिसीव हुई है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। और उसमें कैपेसिटी परचेज प्राइस, एनर्जी परचेज प्राइस प्रीमियम, एक्सेस बोनस, सप्लीमेंटल चार्जेस वगैरह वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड गैस बाय डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, द टोटल अमाउंट बिल्ड इंक्लूडिंग प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस एज द केस में बी, चार्जेस, रेंट्स, commissions and all duties and taxes, local, provincial and federal, but excluding the amount of late payment charge and the amount of sale tax। तो
जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, चाहे वो पावर की हैं या गैस की, वो जो अमाउंट बिल करती हैं कस्टमर्स को, टोटल बिल जिसमें उसके तमाम चार्जेस शामिल होंगे, चार्जेस, रेंट्स, कमीशंस एंड ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, चाहे वो लोकल हैं, प्रोविंशियल हैं या फेडरल हैं, वो सारे वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल होंगे। लेकिन उसमें लेट पेमेंट, सरचार्ज और सेल टैक्स एक्सक्लूड किए जाएंगे, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। Then in case of registered person who is engaged in purchasing used vehicles from general public on which sale tax had already been paid at the time of import or manufacturing and which are later on sold in the open market after making certain value addition, value of supply will be difference between the sale and purchase price of the said vehicle on the basis of valuation method prescribed by the board। तो अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो गाड़ियों की सेल एंड परचेज़ का काम करता है, वो ऐसी गाड़ियां जो इंपोर्ट स्टेज पे जिन पे सेल टैक्स लग चुका है या जिनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे मैन्युफैक्चरर को या मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे जिन पे सेल टैक्स लग चुका है, ठीक है, और वो रीसेल होती हैं ओपन मार्केट में और वैल्यू एडिशन उसमें कोई होती है, लेकिन यानी कि आपने 1 मिलियन की गाड़ी ली और 1.1 मिलियन की अगर बेची है, तो डिफरेंस बिटवीन द परचेज़ प्राइस और सेल प्राइस और परचेज़ प्राइस का जो डिफरेंस है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। और इसका जो तरीक़ाकार वैल्यूएशन का वो बोर्ड अलग से प्रेस्क्राइब करेगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर द बोर्ड एडमिट्स डीम्स इट नेसेसरी, it may by notification of the official gazette fix the value of any imported goods or taxable supplies or class of supplies. For that purpose fix different values for different classes or description of same type of imported goods or supplies। तो अब ये प्रोवाइज़ो दिया गया है कि सारी जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी इन डिफरेंट सिनेरियोज़, उसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को एम्पावर किया गया है कि वो फिक्स कर सकता है किसी भी इंपोर्टेड गुड या टैक्सेबल सप्लाईज़ को या क्लास ऑफ सप्लाईज़ को, और वो अगर चाहे तो डिफरेंट क्लासेस या ऑफ एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम टाइप ऑफ इंपोर्टेड, एक तरह की गुड्स हैं और डिफरेंट उसकी क्लासेस हैं, तो उनकी वो एक ही टैक्सेशन भी कर सकता है और डिफरेंट भी कर सकते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द value at which the import or supply is made is higher than the value fixed by the board, the value of goods shall, unless otherwise directed by the board, be the value at the import or at which the import or supply is made। तो अगर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो फिक्स्ड प्राइस है उससे ज़्यादा पे सप्लाई हुई है या इंपोर्ट हुई है उससे ज़्यादा वैल्यू पे, तो वो ज़्यादा वैल्यू कंसिडर की जाएगी फॉर द पर्पज़ ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। यानी अगर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एक प्राइस फिक्स्ड है और एक्चुअली वो उससे ज़्यादा पे इंपोर्ट या सप्लाई हुई है, तो वो ज़्यादा प्राइस कंसिडर की जाएगी एज अ वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। तो ये बेसिकली था अबाउट वैल्यू ऑफ सप्लाई। और द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होल ऑफ सेल टैक्स, क्योंकि जब भी आप टैक्सेशन अप्लाई करेंगे तो किसी वैल्यू पे करेंगे, और अनलेस यू वैल्यू इट करेक्टली द वैल्यू ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द सेल टैक्स विल आल्सो बी इनकरेक्ट। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आने की सूरत में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।